Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Vajpayee, and I'm your mathematics mentor. तो आज हम ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होने वाला है सिमेट्री। यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही राइट कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। ये वीडियो भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं राइट उनकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये वीडियो खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ जाओगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा हर चीज़ के नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना और हर चीज़ को प्रॉपर अटेंशन के साथ समझना, ठीक है ना? क्योंकि यहीं से ही आप इस ग्रेड 6 में भी सिमेट्री पढ़ते हो और ग्रेड 7 में भी यही चैप्टर आप जाकर के पढ़ते हो, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो जा करके और ऐड ऑन हो जाती हैं। और ग्रेड 7 में ये चैप्टर आपको तभी, जो सिमेट्री आपका चैप्टर है वहाँ पे भी सेम नेम से ही रहेगा, वो चैप्टर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप यहाँ पे ग्रेड 6 के जितने भी सिमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं वो आप ध्यान से समझो, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सिमेट्री चैप्टर, राइट? तो बेसिकली जैसे कि नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? सिमेट्री, राइट? अभी जो वर्ड सिमेट्री है ना, ये जो वर्ड सिमेट्री है ये बेसिकली यूज होता है किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना? अब जब हम किसी भी चीज को बैलेंस करते हैं यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट को, राइट, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग दो इक्वल भाग में बांट देते हैं। यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये लिख दो, डिवाइड इक्वली इनटू इन टू पार्ट्स, इक्वली इन टू पार्ट्स, ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है? और जब किसी भी चीज को हम लोग दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, राइट, उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मिरर इमेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिरर इमेज भी बोल देते हैं, ठीक है? अच्छा, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, राइट, बेसिकली बैलेंस करते हैं, ठीक है ना? तो या किसी भी, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक हमारा पेपर है, ठीक है ना? ये एक पेपर है, अगर मुझे इस पेपर को बैलेंस करना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है? और अगर इस पेपर को अगर मैं दो इक्वल भागों में बांट देता हूँ, राइट, तो जब बांटोगे तो यहाँ पे ना, बांटने के बाद जब आप इसको ऐसे कर मोड़ करके खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी। ये आपको एक क्रीज लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट? इस लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट? तो आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी। सिमेट्री का सिंपल सा मतलब क्या है? चीजों को बैलेंस करना, किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। और यहाँ पे आप बोल सकते हो लाइन सिमेट्री बोल सकते हो, लाइन सिमेट्री बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली लाइन सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन होती है। ये एक काइंड ऑफ क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है? इमेजिनरी, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ये एक काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन होती है, राइट, जो कि अगेन अगेन किसी भी ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है? बिल्कुल इजी सा मतलब है, ठीक है? जो कि चीजों को डिवाइड इक्वली इनटू टू पार्ट्स, डिवाइड इक्वली इनटू टू पार्ट्स। इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी तक दो चीजों के बारे में सीखा, राइट? यहाँ पे डिवाइड, आप यहाँ पे ना एक वर्ड और ऐड कर लो। किस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो? यहाँ पे शेप को डिवाइड कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, डिवाइड शेप इक्वली, डिवाइड एनी शेप इक्वली इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे एक और वर्ड मुझे लगता है एनी भी ऐड कर लो, है ना, वरना इनकम्प्लीट सा लगेगा। डिवाइड एनी शेप इक्वली इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? तो ये एक काइंड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर आप बोल सकते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है। यानी कि ये जो आपकी लाइन है ना, ये लाइन है, ये आपकी पेपर में तो कहीं आपने ड्रॉ नहीं की है ना,
बट ये क्या है, ये एक लाइन ऐसी है, राइट, कोई भी हर ऑब्जेक्ट में, राइट, जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट हो, बट जिन ऑब्जेक्ट्स में भी प्रेजेंट होती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर शेप को, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दो इक्वल भागों में बांट देती है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे सिमेट्री से हम लोगों ने मतलब समझा किसी भी चीज को बैलेंस करना, और जब भी हम चीजों को बैलेंस करते हैं वहां पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, राइट, और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर शेप को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने समझी। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे उनको, इन फॉन्ट्स को छोटा करके और पॉइंट कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जो शेप है ना, तो किसी भी, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम शेप की बात करें, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई शेप की बात, कोई भी रैंडम शेप ले लो, राइट, तो किसी भी शेप में अ शेप may have one or multiple line symmetry, one or multiple line symmetry। अभी इसका क्या मतलब है ना डियर, अभी आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी, राइट, बट अभी मैं जो बातें लिखवा रहा हूँ वो आपको ध्यान से लिखनी है। बस यही स्लाइड है, मैं नहीं चाहता आपको 2-3 स्लाइड में कंटेंट दूं, बस इतनी ही स्लाइड में जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपने उन्हीं बातों को अच्छे से ध्यान से समझा है तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना, कोई इसमें बहुत ज्यादा ये लिखना, कोई बहुत ज्यादा हाइप मत बनाना, राइट, ये बहुत ईजी चैप्टर है, राइट, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, राइट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी पे पूरा चैप्टर इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक शेप में एक से ज्यादा लाइन सिमेट्री भी हो सकती हैं, और वो जो लाइन सिमेट्री होती हैं वो आपकी वर्टिकल हो सकती हैं, राइट, आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वो आपकी डायगोनल भी हो सकती है, डायगोनल मतलब यानी कि तिरछी। ठीक है, अब समझो, जैसे कि जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ सिमेट्रिकल शेप्स लूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कितने, किस किस पर्टिकुलर शेप की, राइट, जितने भी आपने शेप्स पढ़े हैं ना, जैसे कि स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, ठीक है, आपने रोम्बस पढ़ा है, काइट पढ़ा है, उन सारे शेप्स में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस शेप में कितनी पर्टिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, चलो, अब देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, सिमेट्रिकल शेप्स, सिमेट्रिकल शेप्स। अब सबसे पहले जो हमारे पास शेप आता है उसको अपन बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर किस तरीके से दिखता है, देखो, पहले स्क्वायर एक ड्रॉ करते हैं अपन। स्क्वायर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जा सकती है, यानी कि अगर हम इस शेप को कुछ ऐसे, यहाँ पे एक ये लाइन बना दे, इसको कुछ डॉटेड लाइन देते हैं, अगर एक लाइन अपन कुछ ऐसे बना दे, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होगे इस लाइन के अबाउट ये आपका जो स्क्वायर है ना वो दो भागों में बट गया, है ना। आप इसको जब फ्लिप करोगे तो ये इक्वली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, यानी कि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरा, आपकी एक, अगर आप वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो तो इस लाइन के अबाउट भी ये फ्लिप हो सकता है, तो एक ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एम आई राइट। अब अगर आप यहाँ पे डायगनली, राइट, अगर आप इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो ये भी एक, यहाँ से इस डायगनल के अबाउट भी, राइट, ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, यानी कि तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और चौथी आपकी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कितनी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री देखी, 1, 2, 3 और 4। तो एक स्क्वायर में टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब जरा दूसरे पॉइंट पे रेक्टेंगल की जरा बात करते हैं। रेक्टेंगल की जरा बात करते हैं। अब रेक्टेंगल के केस में पहले ये देखो रेक्टेंगल कैसे बनता है। रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो अब अगर रेक्टेंगल में आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो एक तो डियर ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जो है,
इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जो है ये फ्लिप हो सकता है ना। और दूसरा ये आपका एक वर्टिकल लाइन के अबाउट भी फ्लिप हो सकता है। बट जब आप यहाँ पे डायगोनल बनाओगे तो ये एक दूसरे को फ्लिप नहीं कर पाएगा, यानी कि फ्लिप मतलब करोगे बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो ये अगर ओवरलैप नहीं कर पा रहा है यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली हाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो लाइन आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। तो इस केस में, रेक्टेंगल के केस में, आपकी सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर ये पॉइंट क्लियर है तो जरा अब नेक्स्ट कोई शेप और देखते हैं। जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें, थर्ड पॉइंट पे अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, तो सर्कल किस तरीके से दिखता है, सर्कल को एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में आप या तो लाइक ना आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। इस वर्टिकल लाइन के थ्रू भी ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पे डायगोनल तो होती नहीं है कोई, है ना। तो अब यहाँ पे आप कैसी भी लाइन बना सकते हो, कैसी भी लाइन बना सकते हो, किसी भी लाइन के अबाउट ये ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिकल ही होगा। आप कितनी भी लाइन क्यों ना बना लो, आप कितनी भी लाइन क्यों ना बना लो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर्कल के केस में किसी भी तरीके का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी भी लाइन बना लो, ये सर्कल जो है ऑलवेज क्या आएगा, सिमेट्रिकल ही रहेगा, राइट। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी कि सर्कल के केस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरीके से हम लोगों ने और कुछ शेप्स पढ़े थे, जैसे कि पैरेललोग्राम पढ़ा था हम लोगों ने, पैरेललोग्राम पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने रोम्बस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ा था हम लोगों ने, रोम्बस के बारे में भी पढ़ा था। तो जरा एक एक करके दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और रोम्बस कुछ इस तरीके का है। अच्छा, खास बात यह है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में ही कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, राइट। यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, जीरो, नो लाइन ऑफ सिमेट्री आप लिख दो, नो लाइन सिमेट्री। ठीक है, इस केस में भी कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती, इस केस में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा नेक्स्ट, अब बात करते हैं जरा ट्राइंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सेवेंथ हो गया आपका ट्राइंगल्स। अच्छा, ट्राइंगल में भी ना हम लोग कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल्स की बात करेंगे, है ना। जैसे कि सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये कौन से ट्राइंगल होते हैं, जहां पे तीनों साइड्स आपकी क्या होती है, बराबर होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है जहां पे तीनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी ये हो जाएगी, एक तो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ठीक है, वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देखे को नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो आपका, राइट, आपका ये वाला पार्ट तो इस ऊपर वाले पार्ट को फ्लिप लिखना कंप्लीटली हाइड कर लेगा, बट जब ऊपर वाले पार्ट को नहीं इस पे हाइड करोगे तो वो हाइड नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में। बट यहाँ पे अगर आप एक डायगोनल इस तरीके से कुछ बनाते हो तो ये आपकी एक अगेन एक न्यू एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकल करके आती है, और यहाँ से अगेन आप जब एक बनाते हो तो ये अगेन एक और एक आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में आपको तीन लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब सेकेंड केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बारे में। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, राइट, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं, यहाँ पे इस केस में आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, जो कि होती है वर्टिकल एक्सिस ऑफ। अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें
तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है जो कि होती है वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, तीसरे केस में अगर हम लोग बात करें स्केलीन ट्राइंगल, तो जो स्केलीन ट्राइंगल होता है इसमें 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। कितनी होती है? 0। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल्स के बारे में, राइट, जैसे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, फिर आपका लाइक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये जो जितने भी एंगल्स वाले ट्राइंगल है ना, ये सब के सब साइड्स के अंदर डिफाइन होते हैं, है ना, बेसिकली। बट मैंने आपको उस तरीके से पढ़ाया नहीं। आप अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो आप सिंपल सा बोल दोगे 3। आइसोसेलेस में आप बोलोगे सिंपल सा 2, और स्केलीन में 0। राइट, अभी आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई स्पेसिफिक राइट एंगल के बारे में कोई पूछ सकता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपसे कोई पूछ ली कि कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, तो आपका आंसर वहां पे ये होगा। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्पेसिफिकली कोई पूछ ले, मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में स्पेसिफिकली अगर वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। और अगर वो स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर वो स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उस केस में 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेंगी। ये आपको एज अ एडिशनल आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया 1 2 3 एंड 4, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, अब इसके बाद अगर ये बातें समझ में आई, अब जरा कुछ और आगे बात करते हैं। जैसे कि अब आपके पास एक शेप आता है, वो है काइट, है ना। काइट आपके पास एक शेप आता है। अब नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डालें ना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, काइट काइट किस तरीके से दिखता है? काइट आपका किस तरीके से दिखता है? देखो, कुछ इस तरीके से। इसको मैं अलग तरीके से खुद से बनाता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखता है काइट। ठीक है, तो ये जो काइट है ना, ये काइट में कुछ इस टाइप की डायगोनल्स होती है। काइट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, जो कि होती है वर्टिकल। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, जो कि है वर्टिकल। उसके बाद आपके पास आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में भी एक वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा, ये जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक बार ड्रॉ करता हूँ। ट्रेपीजियम आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ट्रेपीजियम आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो ऐसे ट्रेपीजियम जहां पे ये दोनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं, इन ट्रेपीजियम्स को क्या बोला जाता है? आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला जाता है। और अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पे कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें मिलेंगी? जो कि है एक, यानी कि 1। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लो। रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां जहां पे हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में कहां कहां हमें देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहला जो है वो है आपका बटरफ्लाई। अब मैं यहाँ पे बना के तो नहीं दिखाऊंगा, है ना, बट आप ये एज्यूम कर सकते हो, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये ना बटरफ्लाई, है ना। तो ये देखो, एक आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से दिखी, है ना। तो इस टाइप से बेसिकली आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका ह्यूमन फेस में भी आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन फेस, है ना, ये भी आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही आएगा। ठीक है, ह्यूमन फेस में भी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, वो भी क्या होगी? वर्टिकल भी दिखेगी। फिर उसके बाद आपको फिर आता है हमारे पास लीफ शेप। ठीक है, पत्ता। अब जैसे कि लीफ शेप भी है आपका, जो होती है ना, वो भी आपकी सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास अ, जैसे कि आपका हार्ट जो शेप होता है, ठीक है, हार्ट शेप जो होता है वो भी आपका सिमेट्रिकल होता है। तो ये कुछ रियल लाइफ वर्ड एग्जांपल्स है जो आपको यहाँ पे भी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं, जो आपको बुक में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपका कुछ एक शेप है, वो कुछ इस तरीके से है, ये।
अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि इसमें ना एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसकी बताओ, इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाते हो, है ना, तो वो नहीं होगी, बिकॉज एक दूसरे को ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से बनाते हो, उसको आप डॉटेड कर लेना, ठीक है ना, तो ये इसकी एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री में देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक डिफरेंट शेप है, जैसे कि मान लो एक शेप है हमारे पास एरो का, एक शेप है हमारे पास एरो का, ये, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बना नहीं है सही से, अ, कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है। अब इस शेप में अगेन हमें क्या बनानी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो जाहिर सी बात है, हम वर्टिकल नहीं बना सकते, हम हॉरिजॉन्टल ही जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इस शेप के लिए ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसी तरीके से मान लो एक हमारे पास शेप आता है कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस शेप में क्या होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जरा बता पाओगे आप इसको? चाहे हॉरिजॉन्टल लाइक वर्टिकल बनाओ या फिर हॉरिजॉन्टल बनाओ, यहाँ पे कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। इस शेप के लिए कोई भी, ऐसे बहुत सारे शेप हैं, जरूरी नहीं है सारे शेप सिमेट्रिकल हो, राइट। तो बहुत सारे ऐसे शेप्स होंगे जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट अब जैसे उसके बाद देखो, जैसे एक हार्ट शेप आया, अब इस हार्ट शेप के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगी वो क्या होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। इसी तरीके से आपके पास कुछ अल्फाबेट्स अगर दे दिए जाए, सपोज करो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ई है, ई शेप है। अब ई शेप के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ई शेप के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। आप जाहिर सी बात है, अगर आप बोलोगे कि सर हम लोग यहाँ पे बना देंगे, तो ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, राइट। बट अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, तो ये इसकी क्या होगी, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसी तरीके से अगर आप मान लो एक अल्फाबेट जैसे सी, अब सी के लिए क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, सी के लिए अगेन वर्टिकल नहीं बना सकते, आप हॉरिजॉन्टल ही जाओगे। सिंपल सा है ना, आप कॉमन लॉजिक लगा करके भी आप सोच सकते हो कि एक्सिस ऑफ लाइक सिमेट्री जो होगी वो क्या होगी, है ना। जैसे ई के लिए भी हॉरिजॉन्टल है, सी के लिए भी हॉरिजॉन्टल है। अब इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग बात करें आई शेप के लिए, तो आई शेप के लिए एक तो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन ही हो जाएगी, ठीक है। दूसरी आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई एक शेप, जैसे कि मान लो एक अल्फाबेट ले रहा हूँ मैं एच, तो एच के लिए आपकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गई हॉरिजॉन्टल, एक आपकी वर्टिकल भी हो जाएगी, है ना, बात तो एक ही है। अब उसी की जगह पे जैसे मान लो एक हमारे पास अल्फाबेट है एक्स, तो एक्स के लिए ये वर्टिकल भी हो जाएगी, है ना। इसके लिए अलग पेन यूज कर लूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, डायगनल, डायगनली भी ये क्या हो सकता है, डायगनल भी आपका ये सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कितनी कितनी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी इसके लिए, राइट। ये जो आपकी एक्स शेप है, इसके लिए एक दो तीन चार, है ना, चार एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अब उसी तरीके से जरा एक जैसे, हाँ, यहाँ पे एक वाई शेप है, वाई, ठीक है। अब वाई शेप के लिए कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल होगी नहीं, तो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इजी है, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट और है, देख लो जरा। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास कुछ शेप दिया हुआ है, जो कि बोला है गया है कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एक साइड पे कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसको कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करने के लिए आपको इस साइड भी आपको इसी तरीके का कुछ इस तरीके से बना देना है। ये आपका कंप्लीट शेप हो गया, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली तो नहीं बनाया, बट आप जब इसको बनाना तो ये ध्यान में रखना कि जो डायमेंशन इधर है वही इस तरीके से, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर लुक आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एक और शेप है, जैसे कि यहाँ पे है, इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको आपको इस वर्टिकल एक्सिस के थ्रू कंप्लीट करना है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वर्टिकल लाइन में। देन उसके बाद अगेन आपके पास ऐसे बहुत सारे शेप हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक कुछ ऐसे है, ठीक है, कोई भी रैंडम शेप है, ठीक है। अब इसको आपको कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करोगे, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से उसको कर लोगे। बस आपको कुछ ये जो बातें जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी ना, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में की हुई थी, ये बातें ये आपको ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। अगर आपने इन बातों का अच्छे से नोट्स बनाए, अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो किए, तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप अच्छे से चीज़ों को, आप कोई भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से आप आराम से कर लोगे। मैं इसको बहुत ज़्यादा वर्ड ही नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं,
है ना? कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, और बाकी चीज़ों को अगर मैं अभी से इंक्लूड कर दूँगा, तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है ना? आप आराम से इसको ग्रेड 7 में भी कर लोगे। अभी मैं इसके बाद एक सीरीज़ लाऊँगा ग्रेड 7 के लिए, देन उसमें मैं अगेन ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा, जो कि आप ज़ाहिर-सी बात है आप अपने नेक्स्ट ईयर में देखोगे। ठीक है? तो आप तब उसको देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज़ मैं इस सीरीज़ में कवर करा रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारी और वीडियोज़ लाने वाला हूँ, राइट? जैसे कि इसके बाद मैं लाऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस लाऊँगा, ठीक है? परसेंटेज लाऊँगा, यूनिट मेजरमेंट लाऊँगा, फाइनेंशियल लिटरेसी लाऊँगा, ठीक है? 3-4 वीडियोज़ और बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है? वो हर एक वीडियो आपको देखना है, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए होंगे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। बट अगर कोई ऑल्दो लाइक सेम लाइक ना, जो भी हम हर वीडियो में जो आपको बोलते आते हैं, कोई अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप कमेंट करो। ठीक है? मैं 101% उसका रिप्लाई करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका डाउट है वो रिज़ॉल्व हो पाए। ठीक है डियर? तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।